हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटैप। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका एग्जाम है एफसीआई एजी 3 का, उसकी नोटिफिकेशन कभी भी आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। और आप ही के ही इस एग्जाम की तैयारी को आसान बनाने के लिए एडुटैप ने जो है वो आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी थी 10 एमसीक्यूज अ डे, जिसमें आपको हर रोज 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको देखने को मिलते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर जो है वो आपको वहां पे हम डिस्कस करते हैं उन एमसीक्यूज को। तो वो जो एमसीक्यूज हैं, इनकी वजह से आपको ये भी पता चलता है कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आता है, किस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछता है। और साथ में जब हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं तो आपका सिलेबस वाला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर रोज जो है वो डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के ही सेकंड पार्ट की, यानी कि बेसिक ऑफ इकोनॉमी का सेकंड पार्ट। जैसे कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा, इकोनॉमी वाली वीडियो में वहां पे हमने फर्स्ट पार्ट कुछ इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी के सेकंड पार्ट को जो है वो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको इसी सीरीज में, इसी 10 क्वेश्चंस में जो है वो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो कि आपके अदर एग्जाम्स में भी जो है बार बार पूछे गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन, ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज हमने आपके लिए शुरू की है, इसका कोई भी सेशन, कोई भी लेक्चर मिस ना हो, तो आप हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है आप हमारा ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपके तक पहुंचे, वो प्रोवाइड की जाए आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम जो है टेलीग्राम में हर एक सेशन की जो हमारी पीपीटीज की जो पीडीएफ होती है, यानी कि जो भी लेक्चर हम आपको यहाँ पे लेकर आते हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको जो है टेलीग्राम में शेयर करते हैं। तो इसलिए जो है वो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी अदर क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो चलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये शेड्यूल बता दूं कि आपको पता है कि हर रोज ये वीडियो जो है आपको 2 बजे दोपहर को मिलती है। मंडे टू फ्राइडे अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टीचर्स की जो है ये आपको वीडियोस देखने को मिलती है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेंगी। बात करते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है आज की इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। अब मैंने ये अगर आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया है तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज तो है ही है, लेकिन आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड बाकी चीजें जो है वो भी आपने पढ़ के जाना है। ठीक है, कि जैसे इंडिया का क्या रैंक है, फर्स्ट रैंक किसका आया, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मेन इंडिकेटर क्या क्या है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने मतलब इससे रिलेटेड पढ़नी है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके लिए क्वेश्चंस भी वही लेकर आते हैं जिसको हम, जिससे एक क्वेश्चन से आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम कर सकें, ताकि आपके एग्जाम के लिए जो है वो काफी आसान हो जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आपको बोला है कि ये क्या चीज जो है वो मेजर करता है। ठीक है, बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें, देखा आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेजर करता है। सेकंड है कि इनकम एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि ये मेजर करता है इनकम एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थर्ड ऑप्शन है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी कि ये मेजर करता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। फोर्थ ऑप्शन है कि ये मेजर करता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और फिफ्थ ऑप्शन है कि ये मेजर करता है एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन अ कंट्री। तो ये आपके पास जो गिवन 5 ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। तो अब देखिए अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मेजर करता है आपका इनकम एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और यही इसके मेन 3 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जिसके ऊपर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि आपकी जो रैंकिंग है वो दी जाती है, कि क्या इनकम है पर कैपिटा इनकम, क्या एजुकेशन है एक पर्सन की, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कितना जो है वो उसका लाइफ, जो मतलब एक पर्सन है तो ऑन एन एवरेज जो है वो क्या लाइफ जो है वो जी सकता है एक पर्सन। ठीक है, तो इन तीन के, या फिर आप बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है वो भी आपका जो है इसमें आता है। तो अब यहाँ पे बात की गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो एचडीआई है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये एक कंपोजिट इंडेक्स है दैट इवेलुएट्स ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, कि ये ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है वो इवेलुएट करता है, उसको मेजर करता है बाय कंसीडरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर, कि जितने भी आपके इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स होते हैं उनको जो है वो कंसीडर करके। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कि अगर आपको बोला गया है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड की किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग,
वो अगर 1 से बड़ी है यानी कि वो ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सा जो है वो आपका फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट या फिर ट्रू। तब अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो गाइस देखिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है द गुड इज अ नेसेसिटी, कि ये जो गुड है ये एक नेसेसिटी है। सेकंड है द गुड हैज इनइलास्टिक डिमांड, कि जो गुड है, जो ये आपका पर्टिकुलर आइटम है, प्रोडक्ट है, इसकी इनइलास्टिक डिमांड है। थर्ड कि प्राइस इंक्रीज विल रिड्यूस टोटल रेवेन्यू, कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो टोटल रेवेन्यू को रिड्यूस कर रहा है। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें तो प्राइस डिक्रीज विल रिड्यूस टोटल रेवेन्यू, की अगर प्राइस कम हो रहा है तो वो टोटल रेवेन्यू को डिक्रीज कर रहा है। पांचवें ऑप्शन की बात करें तो फिफ्थ ऑप्शन आपको दिया है द डिमांड फॉर द गुड इज परफेक्टली इलास्टिक, जो डिमांड है उस पर्टिकुलर गुड की, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आइटम की, वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो ये आपके पास जो गिवन 5 ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब देखिए अगर हम बात करें कि जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी जो डिमांड की है किसी प्रोडक्ट की, वो अगर 1 से बड़ी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वो प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो क्या कर रहा है, विल रिड्यूस टोटल रिवेन्यू, कि वो टोटल रिवेन्यू को जो है वो रिड्यूस कर रहा है। यानी कि देखिए अगर हम बात करें तो इसका मतलब कि वो तो इलास्टिक है, ठीक है, जो डिमांड है वो तो इलास्टिक है, यानी कि जब प्राइस इलास्टिसिटी जो डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब वो इलास्टिक है। तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर्स आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, लेट अस सपोज अगर हम वेजिटेबल्स की भी बात करें, है ना, कि अगर टमाटर है, टमाटर जब 100 रुपए के ऊपर हो जाते हैं तो लोग जो है वो उसको खरीदना कम कर देते हैं, या खाना कंजप्शन जो है वो उसकी कम कर देते हैं, क्योंकि वी पीपल्स मेनली क्या होते हैं, कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो वो हाईली रिस्पॉन्सिव होते हैं, ठीक है, प्राइस चेंजेस से रिलेटेड, कि प्राइस कम ज्यादा हो रहा है तो उस पर जो है वो मेनली हमारा वो भी डिपेंड करता है कि हम कितनी चीज कितनी खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, है ना, तो वो चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स दैट अ प्राइस इंक्रीज विल लीड टू अ प्रोपोर्शनली लार्जर डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज रिड्यूसिंग टोटल रेवेन्यू। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इट लीड टू अ प्रोपोर्शनली लार्जर डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि जब प्राइस बढ़ गया तो लोग खरीदना कम कर देंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, जब लोग ही कम खरीदेंगे तो जो टोटल रेवेन्यू वो भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो ये जो है वो आपका कंप्लीट आपके फैक्टर्स जो है वो रहते हैं। क्लियर, तो इनको जो है वो आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये जो इलास्टिसिटी और इनइलास्टिक का क्वेश्चन आता है, ये मेनली आपका जो है वो हर एक एग्जाम में देखा गया है, और ऐसा मतलब आप बोल सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आने की इस एग्जाम में भी जो है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ मोनोपोली इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कि एक मोनोपोली को आप किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। अब मोनोपोली की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, कि अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि मैनी सेलर्स कंपीटिंग फॉर मार्केट शेयर, काफी ज्यादा सेलर्स जो हैं वो एक मार्केट शेयर में जो है वो compete कर रहे हैं, ठीक है, या उसके लिए compete कर रहे हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि सिंगल सेलर कंट्रोलिंग द एंटायर मार्केट, कि एक सिंगल सेलर, यानी कि जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम पे, है ना, तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें आपके सिम की बात करें, नेटवर्क की बात करें, तो जैसे कि जियो की बात करें तो जियो ने एक पूरा जो है वो कंट्रोल करके रखा है मार्केट को, है ना। अब तो चलो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन एक टाइम था आज से 1-2 साल पहले, जब तक जैसे लॉकडाउन आया था या जब फ्री डाटा वाला आया था, तो उस टाइम जियो ने एकदम से क्या करा, पूरे मार्केट को कंट्रोल कर लिया, यानी कि हर एक बंदा जो है वो जियो की सिम खरीद रहा था, है ना। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो इजी एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। फिफ्थ ऑप्शन की बात करें तो प्राइस कंपटीशन अमंग फर्म्स। अब यहाँ पे देखिए कि आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका होगा कि कौन सा इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, और ये बहुत ही सिंपल भी है। अगर मोनोपोली की जहां पे बात हुई है तो वहां पे बात हुई है राज की, है ना, कि कोई बंदा जो है वो राज शासन कर रहा है, राज शासन यानी कि वो किसी औरों को जो है वो अपने अंडर कंट्रोल में लेकर आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक सिंगल सेलर, यानी कि एक मार्केट का एक मेन बंदा जो है वो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है ना, कि एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें, तो ये पूरी मार्केट में जो है अपना मतलब एक राज करने जो है वो मतलब कर रहे हैं, है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो है वो एक पूरा प्रॉपर जो एक सिंगल सेलर है, एक एक सिंगल फर्म है, वो एक पूरे मार्केट पे जो है वो अपना कंट्रोल कर रही है। तो मोनोपोली जो है वो
ये होती है, ठीक है। यानी कि वन फर्म डोमिनेट्स द मार्केट, एक फर्म जो पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रही है, कंपटीशन को कम कर रही है, एंड ऑफन लीडिंग टू हायर प्राइसेस, ठीक है। इसकी वजह से आप प्राइसेस भी जो है वो हायर हो रहे हैं। क्लियर, क्लियर गाइस। तो ये जो है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मोनोपोली से रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन। इकोनॉमिक एफिशिएंसी आपकी जो है वो कब आप बोल सकते हैं कि वो अचीव हो सकती है ना। इकोनॉमिक एफिशिएंसी आपकी अचीव कब होगी, अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो देखिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी तब अचीव होगी क्या, जब मार्जिनल बेनिफिट ऑफ अ गुड इक्वल्स द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। ऑप्शन बी की बात करें तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग कंज्यूमर, कि सारे रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इक्वली अमंग द कंज्यूमर्स। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो फर्म्स अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, कि जो फर्म्स हैं वो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं। वैसे अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, कि वहां पे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे बात करी गई है इकोनॉमिक एफिशिएंसी की। तो देखिए अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी की अगर बात की गई है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जब मार्जिनल बेनिफिट है किसी एक पर्टिकुलर गुड का या आइटम का, तो वो जो है वो किसके इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। यानी कि मार्जिनल बेनिफिट जो है वो उतना ही इक्वल है जितना उस प्रोडक्ट को, उस गुड को बनाने के लिए जो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी लगी है, ठीक है। कि आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ वे, कि रिसोर्सेज वो कोई भी रिसोर्स हो सकता है, कोई भी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कि उसको इस तरह से एलोकेट किया जा रहा है दैट मैक्सिमाइजेस टोटल सरप्लस, जो टोटल सरप्लस को भी क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। विच अकर्स व्हेन द मार्जिनल बेनिफिट, यानी कि ये कब होता है, जब आपका मार्जिनल बेनिफिट जो है कंज्यूमर्स के लिए दैट इक्वल द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की वो जो है वो मार्जिनल कॉस्ट, उस प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आई है उसी के ही इक्वल रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इंश्योर्स दैट द राइट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब होता है कि हम सही अमाउंट में जो है वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपकी रहती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी में। क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, कि कौन सा जो है एक जो स्टेटमेंट है, आपको पांच ऑप्शंस दिए हैं, कौन सी स्टेटमेंट जो है एक परफेक्ट एग्जांपल रहेगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, क्योंकि ऑप्शन ए की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 6%, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% है। सेकंड अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन इंक्रीजेस व्हेन द मनी सप्लाई ग्रोज रैपिडली, कि इन्फ्लेशन जो है वो आपकी बढ़ जाती है जब मनी सप्लाई जो है वो रैपिडली ग्रो करता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि टैक्स को रिड्यूस कर देती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जा सके। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग द मिनिमम वेज लीड्स टू हायर प्राइस, कि अगर आप क्या करते हैं मिनिमम वेज को इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो प्राइसेस है उस प्रोडक्ट के वो बढ़ जाते हैं। फिफ्थ ऑप्शन की बात करें तो जीडीपी ग्रू बाय 3% लास्ट ईयर, की जो आपकी जीडीपी है वो लास्ट ईयर के मुताबिक 3% जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये आपके पास पांच स्टेटमेंट दी हैं जो कि आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल है। तो आपने बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो देखिए जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात आती है तो आप ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, अपने टैक्सेस को जो है वो रिड्यूस कर रही है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सके, ठीक है। क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व करती है दैट वैल्यू जजमेंट्स एंड ओपिनियंस ऑन व्हाट आउट टू बी, while पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल स्टेटमेंट, ठीक है। कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो वैल्यू और जो ओपिनियंस है, ठीक है, जो जजमेंट्स है वो इन्वॉल्व रहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तो वो मेनली जो फैक्चुअल स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि सेइंग द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस रिफ्लेक्ट्स अ नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्टिव व्यू पॉइंट, ठीक है। कि इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो मस्ट रिड्यूस द टैक्सेस दैट रिफ्लेक्ट्स अ नॉर्मेटिव, ठीक है। कि जो एक नॉर्मेशन जो है वो रिफ्लेक्ट करे एंड पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट जो है वो आपका रहे इस पे, ठीक है। तो ये जो है वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में
रहता है जनरली, ठीक है। तो आप इसलिए कह सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहता है। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है मार्केट इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन, कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो कब होती है, व्हेन विल इट अकर्स, ठीक है। कि अब मार्केट इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए आपका कहता है कि व्हेन सप्लाई इक्वल्स डिमांड, कि जब आपकी सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर होती है, यानी कि जितनी डिमांड आ रही है हम उतनी सप्लाई भी दे पा रहे हैं। तो जब ये दोनों का इक्वल इक्वेशन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। कि एक होती है कि एक नॉर्मल डिमांड है, एक है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की डिमांड आई है, ठीक है। एक होती है कि अननेसेसरी, एक अनलिमिटेड डिमांड है। लेकिन एक है कि एक प्रॉपर्ली क्वांटिटी की जो है वो डिमांड है और हम उतनी प्रॉपर्ली क्वांटिटी जो है वो अपनी सप्लाई भी कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एग्री ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स, कि जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर हैं, ठीक है, वो एग्रीड हैं उस पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस के लिए। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, कि जो टोटल रिवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के ही इक्वल है। ई ऑप्शन यानी कि फिफ्थ ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ ऑप्शन आपका कि सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, की जो सप्लाई है वो आपकी डिमांड से ज्यादा है, यानी कि डिमांड हमारी कम है तो सप्लाई जो है वो ज्यादा है, ठीक है। डिमांड अगर 100 है तो हम सप्लाई जो है वो ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, कि सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड। तो ये आपके 5 ऑप्शंस दिए हैं, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, कि कब आप ये कह सकते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम आप तब कह सकते हैं कि जितनी हमें क्वांटिटी की डिमांड है उतनी ही क्वांटिटी जो है वो हमने सप्लाई करी, यानी कि जब क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड के इक्वल आ गई, यानी कि 100 इज इक्वल टू जब 100 आ गया, तब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका मार्केट है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, की इक्वल इक्वल है, ठीक है। कि जितनी आपको डिमांड आ रही है उतना ही जो है वो आप सप्लाई भी कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल ट्रू रहेगी, यानी कि करेक्ट रहेगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो आप ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आपका ए ऑप्शन है द गवर्नमेंट हैज नो रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, की गवर्नमेंट का जो है वो कोई भी रोल नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। बी ऑप्शन की बात करें तो ओनली प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डिसीजन, कि सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए। सी ऑप्शन की बात करें तो बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन द इकोनॉमी, कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट हैं ये एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं इकोनॉमी में। डी की बात करें, अपने फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ये है कि रिसोर्सेज आर ऑन्ड कलेक्टिवली एंड द गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑल प्रोडक्शन, की रिसोर्सेज जो है वो मतलब कलेक्टिवली ऑन किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट के पास जो है वो पूरी प्रोडक्शन का कंट्रोल रहता है। ई ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ई ऑप्शन है आपका मार्केट फोर्सेस सोलिली डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो मार्केट फोर्सेस हैं दैट सोलिली डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो 5 ऑप्शंस गिवन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो बात जब आती है मिक्स्ड इकोनॉमी की, है ना, तो जब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात आती है तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या बोलता है कि व्हेन बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन द इकोनॉमी। अब मिक्स्ड है तो मिक्स्ड का मतलब क्या है कि ऑल आर इक्वल, है ना, कि सभी जो है उसमें भागीदार है, सभी अपना रोल जो है प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ऑल एवरीथिंग इज जो है वो मिक्स्ड, ठीक है। तो इसलिए जब यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी की बात आती है तो यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एवरीथिंग, यानी कि हम वहां पे प्राइवेट भी इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है। तो जब दोनों अपना मतलब रोल प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल जो है अपना इकोनॉमी में प्ले करते हैं, तब आप कह सकते हैं कि इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? चलिए, क्योंकि देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी की जब बात आती है तो दैट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ठीक है। कि इसमें क्या है कि इसमें दोनों कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के एलिमेंट्स जो है वो आपके इंक्लूड रहते हैं, वेयर बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर
कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि जब दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिसीजन मेकिंग जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है उसके लिए अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। और जो गवर्नमेंट इंटरवेंस टू रेगुलेट और प्रोवाइड सर्विसेज व्हाइल मार्केट फोर्सेस स्टिल प्ले अ की रोल इन डिटरमाइनिंग प्राइसेस एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में रहता है। क्लियर गाइस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म, कि कौन सी जो है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक कैपिटलिज्म की। तो देखिए अगर बात करें हम आपके ऑप्शंस की, कि जो आपकी कैपिटलिज्म, आपको पता है कैपिटलिज्म, ठीक है, यानी कि पूंजीवाद जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो कौन सी जो है वो एक पूंजीवाद की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी कि कैपिटलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ए ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो आपका ए ऑप्शन आता है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, बी ऑप्शन आता है आपका प्रॉफिट मोटिव एज ए ड्राइविंग फोर्स, सी ऑप्शन आता है आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर्स, डी ऑप्शन आता है आपका सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट, ई ऑप्शन आता है आपका कंपटीशन अमंग बिजनेसेस। कि ये आपके पास जो है वो 5 ऑप्शन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कैपिटलिज्म की। तो देखिए कैपिटलिज्म यानी कि वहां पे जहां पे पूंजीवाद, पैसा है ना, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं। तो कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो है आपका डी, यानी कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए ये कभी भी जो है वो आपका कैपिटलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आएगा, ठीक है, कि क्योंकि कैपिटलिज्म में मेनली प्राइवेट या आप बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनका बड़ा रोल रहता है, ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म की जहां पे बात आ गई तो वहां पे पूंजीवाद, पैसे की बात आती है ना, और सेंट्रलाइज्ड डिसीजन जो है, ठीक है, दैट मेकिंग बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो जो है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि कैपिटलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, द परसूट ऑफ प्रॉफिट, कंपटीशन एंड कंज्यूमर सवर्निटी, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग इज अ फीचर ऑफ अ कमांड इकोनॉमी नॉट कैपिटलिज्म, ठीक है, कि जो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है ये आपका क्या रहता है, कमांड इकोनॉमी का रहता है पार्ट, ना कि कैपिटलिज्म का, वेयर मार्केट फोर्सेस प्राइमरी गाइड इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। तो क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बात करी है ना, तो कैरेक्टराइज्ड जो आपका अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म जो है एक प्राइवेट ओनरशिप है रिसोर्सेज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, कि कौन सा जो है वो आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो है वो आपकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोस्ट रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड एंड मैनेज्ड। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, दैट आर प्राइसेस आर डिटरमाइंड एंटायरली बाय मार्केट फोर्सेस। ऑप्शन सी की बात करें, द गवर्नमेंट कंट्रोल्स मेजर इंडस्ट्रीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वेल्थ, कि जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है आपकी मेजर इंडस्ट्रीज को एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स करती है देन वेल्थ को। डी ऑप्शन की बात करें तो इनोवेशन एंड कंपटीशन आर की ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो आपकी इनोवेशन और कंपटीशन है वो मेन इसकी जो है वो आपके की ड्राइवर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। और ई ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स आर फ्री टू एक्यूमुलेट अनलिमिटेड वेल्थ, कि जो आपके इंडिविजुअल्स यानी कि पर्सन है दे आर फ्री टू एक्यूमुलेट अनलिमिटेड वेल्थ। तो ये आपके 5 ऑप्शंस जो है वो गिवन है, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन जो है वो आपके हैं, तो आपने बताना सोशलिस्ट इकोनॉमी का कौन सा जो है सबसे मेन या सबसे कोर प्राइवेट आपका जो है वो मतलब प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। तो वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो मेनली कंट्रोल करती है मेजर इंडस्ट्रीज को एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वेल्थ, क्योंकि सोशलिस्ट का मतलब है कि समाज, जो आप सोशल पर्पस के लिए, समाज के लिए जो है वो आप मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। ये जहां पे आप बोल सकते हैं कि सोशलिज्म है, जहां पे लोग भी जो है वो उसके पार्ट है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि अब सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है दैट इज गवर्नमेंट, है ना। प्राइवेट फर्म कभी भी जो है वो आपकी सर्विस तो ऑब्वियसली प्रोवाइड नहीं करेगी, वो सर्विस प्रोवाइड भी कर रही है तो अपने बेनिफिट के लिए कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो मेजर इंडस्ट्रीज पे जब कंट्रोल करती है और अपनी वेल्थ को जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, तो दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टिपिकली ओन बाय द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल मेजर इंडस्ट्रीज एंड वेल्थ इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, एंड जो गोल है इज टू अचीव इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन, ठीक है। लेकिन कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि वहां पे प्राइवेट ओनरशिप जो है मेनली डोमिनेट करती है। क्लियर।
चलिए चलते हैं आज के हमारे 10th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो आज की सीरीज का, आज के इस सेशन का है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर, कि कौन सा जो है वो एक एग्जांपल रहेगा मार्केट फेलियर का, कि कब हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो आपकी कोलैप्स कर चुकी है, फेल कर चुकी है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ये है अ फर्म सेट्स अ प्राइस दैट इज हायर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स, कि एक फर्म जो है वो प्राइस सेट करती है जो कि हायर है अपने कॉम्पिटिटर से। सेकंड ऑप्शन है कंज्यूमर्स प्रेफर वन ब्रांड ओवर अनदर, कि कंज्यूमर्स जो है वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रेफर करती है रेदर देन दूसरे ब्रांड्स के लिए। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो फैक्ट्री पॉल्यूट्स अ रिवर विदाउट फेसिंग एनी कॉस्ट फॉर द पोल्यूशन, ठीक है, कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो नदियों को जो पोल्यूट कर रही है लेकिन उसके ऊपर कोई भी पोल्यूशन के चार्जेस, कोई भी कॉस्ट जो है वो नहीं लग रही है। डी ऑप्शन की बात करें तो गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स, कि जो गवर्नमेंट है वो लग्जरी गुड्स के ऊपर जो है वो टैक्स इंपोज कर रही है। ई ऑप्शन की बात करें तो अ न्यू प्रोडक्ट फेल्स टू अट्रैक्ट इनफ बायर्स, कि एक नया जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो दैट फेल्स टू अट्रैक्ट, यानी कि वो इतना कामयाब नहीं हो पाया कि वो कंज्यूमर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, यानी कि ऑडियंस को या बायर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सके। तो अब आपने बताना है कि कौन सा जो है परफेक्टली एग्जांपल आप कह सकते हैं मार्केट फेलियर का। तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की तो वो है सी, यानी कि फैक्ट्री पोल्यूट्स अ रिवर विदाउट फेसिंग एनी कॉस्ट फॉर द पोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है दैट इंडिकेट्स अ सेवरल लैक ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल एसेंशियल लिविंग रिक्वायरमेंट्स सच एज फूड एंड, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं आप कि जो आपका मार्केट फेलियर है, ठीक है, इसमें क्या है कि जब आप पर्टिकुलर कोई चीज कर रहे हैं, यानी कि आपकी वजह से कुछ चीज इफेक्ट हो रही है लेकिन आप उसका जो है वो मतलब एक कॉस्ट भी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट भी आप उसको नहीं दे रहे हैं। यानी कि जब एक फैक्ट्री, एक कोई इंडस्ट्री है, वो एक नदी को जब पोल्यूट कर रही है, ठीक है, लेकिन उस पर जो है वो कोई भी चार्जेस जो है वो पोल्यूशन के नहीं लगाए जा रहे हैं, यानी कि विदाउट फेसिंग एनी कॉस्ट फॉर द पोल्यूशन, देन यू कैन से दैट इट इज अ फेलियर ऑफ अ मार्केट, ठीक है, कि वहां पे एक चीज जो है वो मतलब नुकसान पहुंचा रही है लेकिन आप उस चीज की कंपनसेशन या आप उस चीज को जो है वो रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। तो एक ये जो है एग्जांपल रहेगा, ये बाकी जगह भी जो है वो यही सेम चीज जो है वो फॉलो होती है। क्लियर? तो दैट इज, यू कैन से दैट इट इज अ मार्केट फेलियर। क्लियर गाइस? तो गाइस ये था हमारा आज का सेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इस तरह का कोई भी सेशन किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मिस ना हो तो आप ये जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आपको हर एक सेशन की, हर एक लेक्चर की जो है वो पीडीएफ आप तक पहुंचे। और गिवन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी अगर आपके पास है। क्लियर गाइस? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।